नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बिहार के चुनाव में कल आखिरी दौर के वोट डाले जाएंगे और उससे पहले तमाम तरह की कोशिशें भी जारी हैं। पीएम ने बिहार के नाम पत्र लिखा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव बताकर आखिरी दांव चल दिया। इसी पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल पहले यह है कि आखिरी चुनाव का इमोशनल कार्ड चल सकेगा क्या? क्या बिहार चुनाव में उन्हें कोई नफा पहुंचेगा? और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। तो बिहार में अब आखिरी चरण में 78 सीटों के लिए वोट डालने हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट, क्या इसके मायने हैं? इमोशनल कार्ड राजनीति में चलता हुआ एक बार फिर दिखाई दे रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा में बीजेपी से राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता जुड़ गए हैं सैयद जफर इस्लाम, जेडीयू से हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं और चितरंजन गगन हमारे साथ मौजूद हैं। आप आरजेडी के महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजीव रंजन जी आपके साथ ही। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं ये हमने सुनवा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बयान तो दया याचिका है। क्या नीतीश कुमार को पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, विरोध हो या सत्ता हो, नीतीश कुमार जी बैकफुट पर खड़े हो ये तो कोई नहीं कह सकता। उन्होंने जो बिहार में काम किए हैं, आज भी 73 वर्षों के संसदीय इतिहास में कोई इतना काम करने वाला राजनेता बिहार ने बतौर मुख्यमंत्री नहीं देखा है। और जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी बिसात क्या है और उनकी पहचान क्या है, ये भी बिहार की जनता जानती है। सिवाय लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के सुपुत्र के तेजस्वी यादव अगर ऐसे राजनीति में भाग्य आजमाने आए होते तो किसी दल में टिकट की कतार में खड़े होते। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, नीतीश कुमार जी ने एक बार जो कुछ भी कहा है उस पर पार्टी का आधिकारिक बयान आ गया है। उन्होंने आखिरी चुनाव, इस चुनाव के जो तीसरे चरण को लेकर के उन्होंने कहा कि अब ये चुनाव का आखिरी दौर है। लेकिन अगर उसका दूसरा पक्ष भी देखें, ये मेरी निजी और व्यक्तिगत राय है, छोटे छोटे फायदे के लिए लोग जितने तरह के समझौते करते हैं और जिस तरह से सत्ता पाने के लिए व्यक्तिगत रिश्तों पर प्रहार हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, जिस तरह का कोहराम है, उसमें कोई स्टेट्समैन इस तरह की बात अगर कह सकता है तो कहेगा। बाकी लोगों के बस का नहीं। उन्होंने कहा ये जनादेश इस बार के चुनाव के लिए भी अगर है तो 2025 तक के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में वो बिहार को एक विकसित राज्य बनते हुए देखना चाहते हैं, बनाकर जाना चाहते हैं। उसका दूसरा अर्थ ये भी है। लेकिन ये राजद जैसी पार्टियों को समझ में नहीं आएगा। नीतीश कुमार जी ने ये नहीं कहा। राजीव जी देखिए, हमारी जगह, राजीव जी देखिए, सवाल ये इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये जो टाइमिंग है जहां पर ये बयान दिया गया उसको भी देखना होगा। पूर्णिया में, सुनिए तो सर, उनको रिप्लेस करेगा। ठीक है, आपने पार्टी के आधिकारिक बयान का भी जिक्र किया, लेकिन जब पूर्णिया में ये स्टेटमेंट दिया है नीतीश कुमार जी ने, पूर्णिया वो जगह है जहां पर अब तीसरे फेज के लिए, जिसे कोसी और सीमांचल के भूगोल का केंद्र कहा जा रहा है, वहां पर 20 सिटिंग एमएलएज हैं आपके। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। तो क्या ये इमोशनल अपील इसलिए भी है, इन 20 सीटों को भी साधने के लिए खतरा दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा लगता है एंटी इनकम्बेंसी केवल आपके मीडिया चैनल्स में है। जितने सर्वे जा रहे हैं, या तो आप जो कह रही हैं वो सही है, तो वो सारे सर्वेज गलत हैं। उन सर्वेज ने आज भी नीतीश कुमार जी को बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता माना है। आज भी एनडीए को सबसे ज्यादा। उसी सर्वे में तेजस्वी यादव ने, देखिए उसी सर्वे में तेजस्वी भी 27% पर है पसंदीदा मुख्यमंत्री के लिए। मुझे लगता है आपने फासले को नोटिस नहीं किया। कहा है अगर नीतीश जी को 32-33% लोग पसंद कर रहे हैं तो तेजस्वी को भी 27% पसंद कर रहे हैं। फासला देखिए ना कितना कम है। कर रहे हैं ये तो बता दीजिए ना।
मीनाक्षी जी, एक सामान्य अंगणित का सवाल है, किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किस अलायंस को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, ये भी तो उदारता पूर्वक कहिए ना। एक बार दम के साथ कहिए मीनाक्षी जी, आज भी नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव या चिराग पासवान से ज्यादा लोग पसंद करते हैं 15 वर्षों के शासन के बाद भी। आज भी एनडीए को सबसे नहीं, ज्यादा देखिए राजीव जी, ये सवाल देखिए इसलिए उठ रहा है, तो सरकार दम भरकर ही कहते हैं, ये सवाल देखिए इसलिए उठ रहा है, जिस परसेंटेज को आप गिना रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 15 साल शासन किया, काम किया, उनका तो रिपोर्ट कार्ड जनता के पास मौजूद है। और जिस तेजस्वी को आप अनुभवहीन कहते हैं, अगर उसके बावजूद उन्हें 27% लोग पसंद कर रहे हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। पर खैर, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के स्टेटमेंट के बाद रिएक्शंस का दौर शुरू हुआ है, एक नजर उन पर। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हार स्वीकार कर ली है, नीतीश बाबू ने भी हार स्वीकार कर ली है, ये मान करके ये उनका आखिरी चुनाव है। बिहार नई सरकार चुनेगा। आप जाइए, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की विदाई का समय आ गया। अब आप अलविदा कीजिए राजनीति को और एक नए नेतृत्व को बिहार में आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष के उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार अभी 71 के हैं, ये अंतिम चुनाव है। उन्होंने एक राजनीतिक सुचिता कायम की है। वैसे अभी कई लोग जेल में बैठ कर के भी वहां से टिकट बांट रहे हैं, और वो 76 पार कर चुके हैं। चलिए फटाफट एक रिएक्शन दे दीजिए राजीव जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हार स्वीकार कर लिया, विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं। नहीं, उसमें आपने सत्ता पक्ष का बयान नहीं सुना। उन्होंने ये कहा है कि लालू जी से नीतीश कुमार जी 5-6 वर्ष छोटे हैं, और लालू जी की जो सत्ता की भूख है और जो लालसा है आज भी नहीं मिटी है। जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, टेलीफोन पर उम्मीदवारों को निर्देश दे रहे हैं, गठबंधन के साथियों को तय कर रहे हैं किन्हें साथ रखना है, किसे बाहर भेजना है, इसके संबंध में अपने पुत्र को राजनीतिक ज्ञान भी दे रहे हैं। और अगर चुनाव लड़ने के योग्य होते तो शायद वो चुनाव लड़ रहे होते। देखिए, ये कहीं बिहार की राजनीति में कोई मुकाबला नहीं है, और इसको ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। देश में 15 वर्षों के शासन के बाद अगर कोई राजनेता नहीं, लेकिन सत्ता की भूख तो राजीव जी, सत्ता की भूख क्या, सत्ता की भूख क्या, सत्ता की भूख क्या आपके पक्ष की तरफ नहीं है क्या? सत्ता की भूख क्या वहां पर नहीं है? बीजेपी का साथ पसंद नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, वो रास नहीं आया, तो उसके बाद साथ छोड़ दिया एनडीए का। ऑपोजिट विचारधारा की आरजेडी से गठबंधन कर लिया, फिर 18 महीने में उनका साथ भी छोड़ दिया, फिर वापस बीजेपी के साथ आ गए। जनता के सामने ये तस्वीर भी दिखाई है ना, ये भी बताइए ना। फिर मैं आपके पूर्वाग्रहों को दुराग्रह की संज्ञा तो नहीं दूंगा, लेकिन आप राजीव जी, पूर्वाग्रह की बात नहीं है, ये फैक्ट है। ये बिहार की राजनीति में तथ्य है, ये फैक्ट्स हैं, ये मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं राजीव जी। ये या तो इनकार कर दीजिए, क्या आरजेडी के साथ आपने सरकार नहीं चलाई 18 महीने, 7 चुनाव नहीं लड़े क्या? 7 चुनाव नहीं लड़े क्या आप? 7 चुनाव नहीं लड़े क्या? 18 महीने सरकार नहीं चलाई। जिन तेजस्वी को चुन चुन कर गाली दे रहे हैं वही आपके डिप्टी सीएम थे ना। नहीं तो आप ये मत कहिए ना, आप ये मत कहिए कि मेरा पूर्वाग्रह है, मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैं आपको फैक्ट्स पर चुनौती दे रही हूँ, फैक्ट्स पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, नहीं, जिस पॉइंट पर आपसे पूछा आप उस पर जवाब नहीं दे रहे ना मुझे। यहाँ लालू प्रसाद जी की पार्टी के प्रवक्ता है और यहाँ कांग्रेस है। अरे तो उनसे पूछूंगी ना वो सवाल। 20 साल में मैं तो आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चितरंजन जी बातचीत में आइए। जो तमाम आरोप लगा रहे हैं वो तो बार बार लालू राज की याद दिला ही रहे हैं, और इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते आप भी कि बीते 15 साल में कमियां या खामियां जहां पर दिखाई देती हैं, लेकिन जहां पर विकास की बात आती है, अपराध का स्तर कम होने की बात आती है, थोड़ा क्रेडिट तो आपको नीतीश कुमार को, उनकी लीडरशिप को देना पड़ेगा ना बिहार में। देखिए, जैसा अभी राजीव जी की बात मैं सुन रहा था, आप पर उनका आरोप था कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं आप। आज जो उनका जिस जंग से बोल रहे थे, यही बताने के लिए काफी है कि सब लोगों को आभास हो गया है। आभास ही नहीं बल्कि ये लोग स्वीकार चुके हैं कि चुनाव ही हारने जा रहे हैं, और बुरा तरीका से हारने जा रहे हैं। उसी की बेचैनी, उसी की फ्रस्ट्रेशन में इस ढंग से आवाज जो निकलती है। आप नीतीश जी को देखे होइएगा, कल की बात तो खैर मान लीजिए कि यहाँ साहब चुनाव हार गए चुनाव के पहले,
लेकिन पहले के भी मीटिंग में आप देखते हुएगा कि नीतीश जी की एक शैली और एक भाषा जो रही है, काफी संयमित और काफी मर्यादित भाषा का प्रयोग वे करते रहे हैं, चाहे किसी भी ढंग की बात करनी हो। लेकिन पहली बार इस चुनाव में जिस ढंग से तुम ताम माँ बहन पर उतर गए, राबड़ी जी को गाली दिए, राबड़ी जी की बेटी को गाली दिए, लड़ाई तेजस्वी यादव से है, आप उनकी माँ और बहन को गाली दिए। नहीं, अरे यार क्या ये आपकी गाली नहीं दी, ये काम करने का तरीका आपका है। नहीं, काम करने का तरीका। राजीव जी आप बोल रहे थे, नीतीश कुमार जी पर ऐसे सवाल मत उछालिए। आप बोल रहे थे, नीतीश कुमार जी को जानने वाले लोग जानते हैं। निजी आक्षेप नहीं, राज्य के एक संवेदनशील राजनीति। चितरंजन जी प्लीज निजी आक्षेप नहीं, आप अपनी जवाब दीजिए, फिर मैं उस पर रिएक्शन ले लूंगी। प्लीज एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं, प्लीज इस तरह की टिप्पणियां नहीं, बोलिए चितरंजन जी। कहे ना कि पूरी पार्टी जो है सो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है। अब राजीव जी की बात सुनिए। नहीं, राजीव जी प्लीज डोंट डिस्टर्ब। चितरंजन जी कब उन्होंने गालियां दी? एक सेकंड देखिए, प्रचार में जिस तरह की बातें हो चुकी हैं उसका हम यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहते। चितरंजन जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, बिहार के अगर आंकड़ों पर आप नजर डाल लें, 2017, 18, 18-19 का जो जीडीपी है, डबल डिजिट का जीडीपी है, इससे इनकार कर लेंगे क्या आप? जो विकास की रफ्तार बिहार को उन्होंने दी है, तुलनात्मक अध्ययन करिए, तुलनात्मक आधार पे बात करिए। क्या आरजेडी सिर्फ परसेप्शन की बात कर रही है? क्या तेजस्वी सिर्फ परसेप्शन पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप मेरी बात तो सुनिए। केवल यह लोग जो है डेंटिंग पेंटिंग की सरकार है प्रचार प्रसार पर। आप जो कहे ना, मेरे पास यह जो है एनसीआरबी का डाटा है, एनसीआरबी का, मेरा डाटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डाटा है, जिसमें 2005 में संज्ञेय अपराध हुआ 1,04,778 और 2019 लालू यादव और हुआ सुभाष यादव की पैरेलल सत्ता भूल गए क्या आप? मीनाक्षी जी, मैं बोल रहा हूँ सब आप लालू यादव जी की और सुभाष यादव की पैरेलल सत्ता भूल गए क्या आप? अरे सवाल जो पूछे उसका जवाब न सुनिए आप। मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपसे ये पूछा, क्या जो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आपके पास कोई रोड मैप है या सिर्फ दावे हैं? इस पर जवाब दीजिए। नहीं, पहले आप सुनिए। आप जो अभी दावा कर रहे थे कि यहाँ जीडीपी ग्रो होगा, मैं बता रहा हूँ कॉग्निजेबल जो है 1,04,778 हुआ 2005 में, और इनकी सरकार 2019 में 2,69,096 किडनैपिंग का केस 2005 में है। एनसीआरबी का डाटा 2002 से 26 और 2019 में है 10,000। चलिए आज आप आंकड़े गिना रहे हैं, लेकिन यही आंकड़े जो दूसरा पक्ष है वो आपको आपके शासन के 15 सालों के भी याद दिलाता रहा है। लेकिन यहीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जवाब अभी बीजेपी और कांग्रेस से भी लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। तो आखिरी दाव में एक इमोशनल अपील नीतीश कुमार ने की, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर प्रोफाइल पर 4 पेज की एक चिट्ठी बिहार की जनता के नाम पोस्ट की है। सैयद जफर इस्लाम जी, ऐसा क्या बोला जा चुका है, नहीं बोला गया है पहले, जो इस चिट्ठी में मेंशन किया गया है? लेकिन मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, लोग उनकी तरफ देखते हैं। सब जगह रैली करना मुश्किल है, सबको संबोधन करना मुश्किल है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो हकीकत था वो अपने पत्र में लिख के भेज दिया है जनता को, और बताया है कि डबल इंजन की सरकार किस तरह से उनके लिए जो पिछले 15 साल में जिस तरह से बेहतर हुआ, पिछले 6 साल में जो बहुत अच्छा काम किया है। अभी आंकड़े गिना रहे थे, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ, शायद उससे उनको भी समझ में आएगा कि कैसे पिछले 15 साल में बिहार की प्रगति हुई है, बिहार के लोगों की प्रगति हुई है। अगर पर कैपिटा इनकम में देखें तो 8,000 था जब लालू यादव की सरकार 2005 में छोड़ा था, और आज उसको देखिए तो 43,800 रुपये, मतलब 44,000 रुपये है। अगर आप देखिए तो कर्जा का भार जो सरकार पे छोड़ के गए थे लालू यादव, वो 6.5% फिस्कल डेफिसिट था, आज वो घट के मात्र 2.7% हो गया है। आप अगर देखिए तो वहाँ पर जो बिजली जो है 22% बिजली होती थी जो उत्पादन, वहाँ आज वो 96%, 100% बिजली उत्पादन हो गया। घर में डिबरी जलती थी, पहले लोड शेडिंग होता था, डिबरी जलती थी, अब एकदम पक्की लाइट आती है, हर 24 घंटे आती है। लेकिन बिहार की आप अगर देखें तो सड़कें जो है पक्की सड़कें, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय उनकी क्यों है? तुलना का एक ग्राउंड देश भी होना चाहिए कि पूरे देश के आधार पर बिहार कहां खड़ा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव के बयान पर विपक्ष ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, तो साथी दलों ने कहा अभी वक्त बाकी है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए, तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। नीतीश जी ने लोगों का दिल से सेवा किया है और वो दिल से सबसे वोट मांग रहे हैं, और ये बहुत बड़ा दिल है, और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक होगा। बड़ा नेता वही होता है जो अपने मुकामों को हासिल करने के बाद खुद उस अपने जगह से हटे। नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं पाएगा, वो खुद हटेंगे, और तब हटेंगे जब बिहार एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा। ये 5 वर्षों बाद 2025 में होगा, इसी की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन अगर बिहार की जनता क्या पता 2025 में आग्रह और करे कि नहीं आप रहिए, उनको विवश कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार की चुनावी मंच से इस भावुक अपील को लेकर जबरदस्त रिएक्शंस का दौर जारी है। अलग अलग दल इसे अपने अपने तरीके से देख रहा है। चर्चा हम भी यहाँ पर खास मेहमानों से कर रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, सीधे आपका रुख अब करते हुए, कुछ देर पहले मैंने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के ट्वीट का जिक्र किया। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की एक तरह की ये दया याचिका है अपने, ठीक है मैं आ रही हूँ, जफर इस्लाम जी आपके पास आऊंगी। अजय उपाध्याय जी, पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि ये एक तरह की दया याचिका है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये दया याचिका पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय नहीं थी? क्योंकि कैप्टन भी अपने चुनाव प्रचार में ये बात साफ तौर पर कह चुके थे, उनका अंतिम चुनाव है। तो राजनीति में इस तरह की इमोशनल अपील्स कोई नई बात तो है नहीं। नहीं, नीतीश जी के इमोशनल अपील में और उनके अपील में डिफरेंस था। नीतीश जी अब आज निराश हैं, हताश हैं और बेसहाय होकर के ये इस तरह की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह भाजपा के लोग ही आंतरिक तौर पे उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 15 सालों में जिस तरह रोजगार से जुआ जो परेशान है, अपराध पर लगाम नहीं है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं उसकी स्वीकारोक्ति भी है। नीतीश जी को माफी के साथ ये अंतिम चुनाव की बात करते तो बेहतर होता। आज जिस तरह वो टायर और रिटायर हो चुके हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है चुनावी सभाओं में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी बात नहीं कही हो कि आओ मुझे मारो, आओ मुझे पत्थर मुझ पे फेंको, तुम सभा से भाग जाओ। इस तरह की बातें बौखलाया हुआ, घबराया हुआ व्यक्ति तो ही कर सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति नीतीश कुमार जी हैं, उनका हम लोग बहुत सम्मान करते रहे। इस बार मुख्यमंत्री चाहे वो जिसके पार्टी अशोक गहलोत मंच से कैसी बातें बोलते हैं ये आप भूल गए क्या? अशोक गहलोत जी मंच से कैसी बातें बोलते हैं ये भूल गए क्या आप? देखिए अशोक गहलोत जी का चुनाव नहीं है। मीनाक्षी जी, आप तो बहुत अच्छी एक एंकर हैं। और नहीं, अगर हम राजनीति में शुचिता की बात कर रहे हैं, अगर राजनीति में हम राजनीति में आचरण की बात कर रहे हैं, तो वो सवाल तो सबके ऊपर उठेंगे ना सर। मुख्यमंत्री हैं वो, आपके इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। चुनाव के वक्त जिस तरह की भाषा का, अमर्यादा का, जिस तरह की अनैतिकता का परिचय कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी इस तरह के व्यक्ति देता हो, तो इस पर एक प्रश्न आता है। एक बात जरूर लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, जफर भाई ने बड़े लंबे डाटा दिए हैं। जफर भाई से जरा ये भी पूछा जाना चाहिए कि नीति आयोग ने बिहार जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट क्या कहती है? गरीबी, भूखमरी, कुपोषण और बेरोजगारी के मामले में बिहार सबसे नीचे पावदान पर है। कौन सा विकास नीतीश कुमार जी ने किया? अपराध का ठीक है राजीव जी, पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जफर इस्लाम के पास जाऊंगी। राजीव जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये अभी एनसीआरबी के आंकड़ों को ये दोहरा रहे थे। जो रक्त रंजित बिहार का अतीत है, नरसंहारों का वो दौर बिहार भूला नहीं। आज एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, प्रति लाख संज्ञेय अपराध के आंकड़ों में जो तालिका है उसमें बिहार 23वें नंबर पर है। आबादी का दूसरा बड़ा प्रांत 23वें नंबर पर, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में 29वें नंबर पर है, और बलात्कार के मामलों में 33वें नंबर पर है। अब ये राजद के प्रवक्ताओं को बिहार की जनता को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कई सवाल हो सकते हैं कानून व्यवस्था में। चित्रंजन जी आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए ना, किसी को किसी की बात सुनाई नहीं देगी, प्लीज एक सेकंड। जो शहाबुद्दीन जैसे जो बाहुबलियों का दौर है, और जिस तरह से सदमे के तौर पर उस दौर को लोग याद करते हैं, वहां ऐसे बयानों का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे तुलनात्मक आंकड़े देकर
आप जग हसाई के पात्र बनेंगे चितरंजन जी। और बिहार के विकास को अगर जो लोग जानते हैं तो जीएसडीपी से बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं हो सकता है, जिसमें आज हम देश के पहले पायदान पर खड़े हैं और 15 वर्षों में 12 बार हम लोगों ने डबल डिजिट में टच किया और 6 बार हम अव्वल रहे। सड़कों का, बिजली का जो भी सवाल है, और अब जब हर खेत को पानी हम देंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज की पूरी तैयारी हमारी 68 इंडस्ट्रियल एरियाज तैयार है, 1706 यूनिट हमारे फंक्शनल है। तो ये कौन लोग हैं? इनका वायदा क्या है? ये विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का वेतन रोक करके 47 रुपए का वेतन देंगे बिहार को। वो हम लोगों ने चितरंजन जी प्लीज सुन लीजिए। देखिए अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके प्लीज एक एक करके। चितरंजन जी मैं आपके पास आऊंगी, एक एक करके प्लीज। अभी उनकी बारी है, उनको बोलने दीजिए। सिवाय डायरेक्टर्स बंगलों में मुख्यमंत्री, वहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को शिफ्ट कराने के राजद ने वहां नौजवानों और बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं किया। प्लीज मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज सुन लीजिए। करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको, एक एक सेकंड का महत्व होता है। प्लीज राजीव जी कंप्लीट करिए। मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह से आज ये रोजगार का वायदा कर रहे हैं, इनको केवल कुछ जानकारियों के आधार पर इनको खंगाल लीजिए। 18 महीने बतौर मुख्यमंत्री यहां तेजस्वी यादव रहे हैं और उन 18 महीनों में 2 घटनाएं हैं जिसके कारण उनके बंगले में करोड़ों रुपए की सजावट और आईआरसीटीसी में उनकी नामजदगी। झारखंड में रोजगार के नाम पर ये सत्ता में आए, 9 महीने में तो आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे ना, सरकार तो आपकी थी। अगर आपको लगता है कि उन्होंने इलीगल काम किया तो क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया आपने? तो ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, अनैतिक बातें एक टीवी डिबेट में झूठा बेईमान बोल के क्या फायदा? सरकार में तो आप है ना, उनको करिए। तो फिर जेल के अंदर अगर आपको लगता है कि वहां पर गलती हुई है या वहां पर कोई इलीगल काम हुआ है तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सैयद जफर इस्लाम जी आइए बातचीत में। आपसे मेरा सवाल है चिराग पासवान को लेकर। जब हम इमोशनल अपील्स की बात कर रहे हैं, ऐसी इमोशनल अपील हम चिराग पासवान की तरफ से भी कई मंचों पर देख चुके हैं। कहीं ना कहीं ये आरोप तो बीजेपी के ऊपर भी लग ही रहा है कि आप चिराग पासवान को या तो समझाने में नाकाम रहे हैं या उन्हें सही प्लेटफॉर्म पर लाने में नाकाम रहे हैं। वो तो जगह जगह कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान था, हूं और रहूंगा। नुकसान जेडीयू को पहुंचा रहे हैं सब लोग। नहीं, अरे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मैं अभी बिहार में हर जगह चप्पे चप्पे घुमा हूं, मुझे मालूम है बिहार की हालत क्या है। चिराग पासवान को 2-3 सीटें मिल जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने वो भी बार बार इसलिए नाम लेना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसलिए कि सबको पता है कि सबसे लोकप्रिय नेता इस दुनिया का और हिंदुस्तान का जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। उनको अच्छे से पता है कि उनकी महत्वाकांक्षा थी कि भाई वो बड़ी ज़्यादा सीटें मिलें, वहाँ पर बड़ी पोजीशन मिले। वो जाहिर है नहीं उस स्थिति में नहीं है, ना उनकी वैसी स्टैंडिंग है, तो हम एनडीए ने उनको एकोमोडेट नहीं किया। अब नहीं किया तो वो बाहर है एनडीए के, इसलिए हम वो जो भी कुछ कहें उसका कोई महत्व नहीं है, कोई माने नहीं है। वो अपनी साख बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम इस्तेमाल करते हैं। एनडीए से ना उनका कुछ लेना देना है, ना एनडीए के वो घटक दल में है। अब वो अगर 1-2 सीटें पा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं बिहार में पूरा एक एक जगह घुमा हूँ, सीमांचल हो चाहे कोई भी हो। अभी आखिरी फेज का सीमांचल का जो वोटिंग होना बाकी है कल, मैं आपको निश्चित तौर से कह रहे हैं, उन्होंने कोई इमोशनल अपील नहीं की। उनकी जो लोकप्रियता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, वो आपको देखनी चाहिए। लोग किस तरह से मानते हैं मुख्यमंत्री जी को, वो आपको देखना चाहिए। जाके उस इलाके में दौरा कीजिए, तब आपको पता चलेगा कांग्रेस वाले क्या बात कर रहे हैं, इन्हें आरजेडी वाले क्या बात कर रहे हैं। इनको अपनी वहाँ साख बचा पाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी। वहां पर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई आखिरी सभा है, कल आपको पता ही कि 10 लाख नौकरी के वादे पर भीड़ उमड़ने लगी उनकी रैलियों में, या उनकी चर्चाएं इस तरह से होने लगी कि ऐसा लगा कि बिहार में डेवलपमेंट का मुद्दा मेन कोर्स में आया है। तो ये किसी ना किसी वजह से तो आया होगा ना। चूक तो यहाँ पर जिन सीएम के लिए आप कह रहे हैं कि उनके काम पर पूरा आंख मूंद के बिहार की जनता भरोसा कर रही है, तो ये क्रेडिट तो आप देंगे ना। डेवलपमेंट का मुद्दा कैसे आया मेन डिस्कोर्स में? सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने 2-3 बातें कहूंगा। देखिए, जिस तरह से उन्होंने बिहार को 2005 तक जिस तरह से बिहार में जो है कोड़ के रखा था, उसको भरपाई करने का काम जो है पहले हमारी सरकार ने किया। लोगों को बिजली, पानी, सड़क दी, उसके बाद विकास का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी ने ये जो
बोला था जो उनको खुद पता नहीं था कि 10 लाख जॉब कैसे आएंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं सैलरी काट के देंगे, ये करके देंगे, एमएलएस की सैलरी काटेंगे। उनको पता ही नहीं बजट कैसा होता है, बजट में कितना सैलरी का पार्ट होता है। आरोप है कि तेजस्वी यादव को पता ही नहीं 10 लाख नौकरी कैसे आएगी। ठीक है, नहीं उन्होंने एक चीज लास्ट में कह रहे हो कि 10 लाख नौकरियां नहीं, 10 लाख में एक नौकरी मिलेगी। वो अपना रेट बताया उन्होंने, 10 लाख में एक नौकरी मिलेगी। अब प्रदेश की जनता समझ गई है जो अपना जो खानदानी पेशा है उनका करप्शन, जो खानदानी थोड़ा ही समय बचा है, अरे खानदानी पेशा जो आप लोग का है करप्शन, उसमें आ गया। बोलने का शऊर नहीं है, क्या बात करते 10 लाख नौकरी कैसे आएंगी चितरंजन जी? सवाल ये है 10 लाख नौकरी कैसे आएंगी? उनके पास रोड मैप है इसके लिए। बिना नौकरी किए 75 घर कहां से आ गए? इतना पैसा कहां से आ गया? कभी काम तो किया नहीं, सब चोरी का ही तो पैसा है, करप्शन का ही तो पैसा है। क्या किया आपने बताइए? लालू यादव से लेकर उनके घर परिवार के बारे में क्या है, क्या उपलब्धियां उनकी, क्या किया है, क्या पब्लिक सर्विस किया बताइए? किस तरह से इतना आपका नेटवर्क कैसे हुआ? पहले बताइए प्रदेश की जनता को नेटवर्क कैसे हुआ? 10 लाख का रेट नहीं बताया आपने, 10 लाख एक जॉब के लिए रेट है क्या आपने? नहीं आप पगला गए क्या? आपको नहीं आप पगला गए क्या? आपको पता नहीं है कि नहीं आपको पूछ रहे हो क्या? बताइए नेटवर्क का डिटेल बताइए, नेटवर्क का डिटेल बताइए ना, कहां से पैसा आया? दावे सबके पास इतने हैं, लेकिन मेरे पास समय की कमी है, समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीति में भावुक अपील करना कोई नई बात नहीं है, हर दल में इस तरह के उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन ये जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता को तय करना है कि काम वर्सेस अपील, इनके आधार पर उन्हें क्या फैसला लेना है। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।